So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. And here I am with lecture number 3 of mole concept. जी हाँ, हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मोल कंसेप्ट फॉर जेई एडवांस 24 and 25 students. Rest of the chapters have already been completed and you will get those chapters on our app. अगर आपने अभी ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो तुरंत आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी शीट्स हैं इस लेक्चर से रिलेटेड वो भी आपको ऐप में मिलेंगी फॉर फ्री, तो आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से आप उन पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। जैसे जो भी इलस्ट्रेशंस मैं करा रहा हूँ उसको एक पीडीएफ के फॉर्म में मैं चाहता हूँ सभी को मिल जाए, जिससे आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें आफ्टर द लेक्चर, तो वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी 2-2 दिन का गैप हो जा रहा था लेक्चर्स में। लेक्चर 1 4-5 दिन पहले आया था, शायद 5 दिन पहले, फिर 2 दिन का गैप हुआ था, फिर 2 दिन का फिर गैप हो गया इस लेक्चर को आने में। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज मेरी 10th मई से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। तो स्पेशल ऑफलाइन क्लासेस 100% फ्री ऑफलाइन क्लासेस वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी हैं विथ सेम कंडीशंस जो मैंने बोला था। और कोई ऐसा नहीं है उसमें कि कोई हिडन चीज़ें थी, उसमें कुछ ऐसा था, कुछ भी नहीं है। जो भी कंडीशंस थी मैंने सबके सामने कहा था और वो हम सक्सेसफुली स्टार्ट हमने किया है। ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी था बिकॉज बच्चे बहुत दूर दूर से बाहर से आए थे, तो थोड़ा उनको देखना और उनके जो भी इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट करने में मुझे 2-3 दिन लग गए। सो फॉर दैट रीज़न मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था लेक्चर्स को। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें बहुत प्रॉपर लेक्चर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट लेक्चर आज अपलोड हो चुका है। ठीक है, लास्ट लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो बेटा बिल्कुल मस्ट डू कोर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया गया है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपको एडवांस प्लस प्लस लेवल तक उसको लेकर जाया जाएगा। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर कि क्या करें यार, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सीधे कोर्स लें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको कोई चीज़ सच में फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में बच्चे आपको हेल्प कर देंगे। और अगर चीज़ें फिर भी नहीं समझ आ रही हैं सो देन आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मोल का जो बेसिक आइडिया है वो आपको दे दिया। आपको मैंने गैसेस के बारे में भी बता दिया है, दैट आइडियल गैसेस क्या होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी बता दिया है। एंड सेकेंड लेक्चर में हमने किए ओनली हमने इलस्ट्रेशंस किए, और उन इलस्ट्रेशंस के थ्रू आपने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस देखे कि हाँ इस तरह के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा एक बार ट्राई भी खुद से कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, फ्री है, ओपन है। आज हम करने वाले हैं, जैसे हमने मोल किया, गैसेस किए, आज हम थोड़ी स्टडी करेंगे अबाउट द सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के अंदर ही हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, हर तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स और उसके बारे में समझना है, ये आज का हमारा टास्क है। वन मोर थिंग, ये जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, हम जब इसका डेफिनेशन करेंगे, शुरू में हम इसका करेंगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन वाइज यू विल फील इट वेरी इजी कि बहुत आसान है सर, डेफिनेशंस ही तो हैं। जी बिल्कुल आसान है, मानते हैं, बट आप इसको भी फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई इसकी भी ना करें। आप इसको फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई ना करें कि आपने अच्छा डेंसिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, एक रिलेशन आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा बिकॉज ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, डेफिनेशन से बने हुए हैं, तो कोई ना कोई रिलेशन तो आ ही जाएगा इधर उधर से, है ना। तो मैं बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा वो रिलेशंस आपको, आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे रिलेशंस को याद करने की।
क्योंकि जो जेई एडवांस में आपको सवाल मिलेगा ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, आप देख भी सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ प्योर कंसंट्रेशन टर्म्स में उसने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे, वहां पर फॉर्मूलाज से ज़्यादा इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग लगती है। अंडरस्टैंडिंग लगती है कि यार आप मोलैरिटी लिख रहे हो, 1 मोलर लिख रहे हो तो उसका मतलब क्या है, अच्छा डेंसिटी 1.2 ग्राम है, मोलैरिटी इतनी है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, उसमें कितना सॉल्यूट है, अच्छा उसका मैं इतना अमाउंट लूँगा तो उसमें कितना सॉल्यूट होगा। ये सब चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फॉर्मूलाज, ठीक है। पहला अप्रोच बता दिया कि हमको डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है और फॉर्मूले को रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ी फोकस करनी है। दूसरी बात कि इसके जो क्वेश्चंस हम करेंगे, इलस्ट्रेशंस जो हम करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज ही स्टार्ट कर दें, देखते हैं लेक्चर कितना लंबा चलता है। मैं रफली 1 आवर का रखना चाहता हूँ लेक्चर को। अगर 1 आवर में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कवर कर लिया तो इलस्ट्रेशंस भी आज ही स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशंस करेंगे और उसकी भी शीट आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इसके इलस्ट्रेशंस में ना आपको बेसिक बेसिक इलस्ट्रेशन जहाँ सीधे सीधे डेफिनेशन पुट करना है वो तो ठीक है, बट शुरुआत में अगर आप अभी नए नए बना रहे हैं, चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चंस में अप्रोच जो है ना वो आपको एक बार में नहीं आएगी। वो नॉर्मल सा वे है, तो उससे घबराना नहीं है कि अरे यार मेरे को ये कैसे समझ आएगा, यहाँ पर ये लेना था वो लेना था, यहाँ डेंसिटी को क्यों लिया गया, इसको क्यों लिया गया। तो शुरू में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इलस्ट्रेशंस एक बार कराए जा रहे हैं आप उनको फिर से खुद से शांत दिमाग से बैठ के करिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनको शांत दिमाग से बैठ के करिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चंस इनफ होंगे, अलग अलग वेराइटी के 15-20 क्वेश्चंस इनफ होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ओके, तो बेटा सॉल्यूशंस तो ठीक है। सॉल्यूशंस मतलब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल सकते हैं, हम भी बोलेंगे अभी आगे चलते हुए सॉल्यूट सॉल्वेंट, बट एक्चुअली में मैं सॉल्यूशन जब बोलता हूं तो मन में मेरे इमेज आता है कि दो चीजें हैं, ए और बी, दोनों ही होमोजीनियसली मिक्स्ड हैं, दोनों ही होमोजीनियसली मिक्स्ड हैं, उनको मैं सॉल्यूशंस बोल देता हूं। बट अभी फिलहाल, क्योंकि देखो जो अलॉय है, आप सॉल्यूशन बोलते ही ये मत सोचो कि यार पानी में नमक वही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर वो सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। वो लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, जैसे इथेनॉल इन वाटर आपने डिसॉल्व किया वो भी सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, लाइक अलॉयज, अलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर है दो सॉलिड्स के। अगर आप मेरे रियल गैसेस के लेक्चर्स देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि यार ये सॉलिड लिक्विड गैस ये बहुत कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती, ये है तो सभी चीज़ें एक सब्सटेंस ही हैं, है तो एक सब्सटेंस ही, वो फिजिकली थोड़ा डिफर कर रहा है, बट उसको एज अ सब्सटेंस सोचोगे तो हायर लेवल की केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। वो आगे की बातें, अभी इतना डीप में नहीं सोचना है, अभी नॉर्मली मोल पढ़ रहे हैं हम। तो अभी फिलहाल आप ऐसा करिए कि लिक्विड सॉल्यूशंस मान के ही इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन में आप जनरली जानते हैं दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसका कोई मैं डेफिनेशन नहीं लिखाना चाहूँगा क्योंकि कोई कायदे का डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है, कोई कायदे का डेफिनेशन नहीं है इसका। हाँ, आप ऐसे ही रफली टपोरी भाषा में जो आप सुनते आए हैं वही मान के चलिए, ठीक है, फिट हो जाता है। जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, ऐसे मान के चलिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। जिसमें डिज़ोल्व किया जाए वो सॉल्वेंट है, जिसको डिज़ोल्व किया जाए वो सॉल्यूट है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा डेफिनेशन लगता नहीं है ना। क्या पता पानी है और जब आप पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो तो आपको लगता है सल्फ्यूरिक एसिड सल्यूट है ना। लेकिन वही सल्फ्यूरिक एसिड जब बहुत कंसनट्रेटेड हो जाए तब
तब तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है, पानी कम है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि पानी सॉल्वेंट ही होता है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा है इसलिए वो सॉल्वेंट ही होता है, तो ये बोलना ठीक नहीं है। तो मैं एक्चुअली आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा इस तरह से सोचो कि ए और बी सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सब्सटेंसेस, एक से ज़्यादा चीज़ों का होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है वो देखकर क्वेश्चन को पता चल जाता है। जनरली वैसा ही रहता है कि पानी हो गया, उसके बाद आपका बेंजीन हो गया, फिर कभी कभी इथेनॉल हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करती हैं। और जो सॉलिड्स हैं लाइक ग्लूकोज हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे कोई भी आयनिक सॉल्ट है, NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये सब चीज़ें सॉल्यूट की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में ऐसा ही चलता है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब आपको कुछ टाइप्स बता दूं मैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो आपको पहला पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आपने क्लास 9th-10th में पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा भी पढ़ा होगा आपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा एक और सॉल्यूशन मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Now, what's the difference between the three? 1, 2, and 3. What's the difference between the three? And let us define each of them properly. So, when I say saturated solution, that means कि जो भी आपका सल्यूट है वो अपनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पर पहुंच चुका है ना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें नो मोर फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, नो मोर फर्दर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, फर्दर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अगर और सल्यूट डालते हैं तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं होगा, फिर वो सीधे प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा सल्यूट डालते हो दैट विल प्रेसिपिटेट आउट, ओके? एक्स्ट्रा सल्यूट आप डालते हैं दैट विल प्रेसिपिटेट आउट, that will precipitate out. Then come to unsaturated solution. ये भी बहुत नॉर्मल है कि किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी सपोज करो 10 ml में 1 ग्राम है और आपने 0.5 ग्राम डाला हुआ है, तो अभी फर्दर और डिसॉल्व हो सकता है। जी हाँ, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी डिसॉल्व, और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज अनसैचुरेटेड। अब सबसे अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पर ये वाला कि सुपर सैचुरेटेड हम किसे कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड किसे कहेंगे, विच सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड? तो इसको लेकर बच्चों के मन में और कुछ मास्टरों के मन में भी गलत इमेज होता है। उनको लगता है कि अच्छा सुपर सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है उसमें थोड़ा और सॉल्यूट डाल दो, सैचुरेटेड है उसमें थोड़ा और सॉल्यूट डाल दो, तो जो बनेगा उसे सुपर सैचुरेटेड कह देंगे। क्या लगता है ऐसा होगा? सैचुरेटेड में और सॉल्यूट डाल दो तो वो तो प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए, तो वो तो प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए, तो फिर वो कैसे सुपर सैचुरेटेड है? क्योंकि वो जो आपने एक्स्ट्रा डाला वो तो सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, मतलब दैट इज नॉट इवन द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वो जो भी चीज प्रेसिपिटेट हो जा रही है, डोंट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, पार्ट ही नहीं है वो सोल्यूशन का। तो जो आपने एक्स्ट्रा चीज डाली है वो तो प्रेसिपिटेट हो गया है, तो सुपर सैचुरेटेड क्या है? तो सुपर सैचुरेटेड मैं पहले आपको बता देता हूं, इट इज काइंड ऑफ सोल्यूशन जहां जो सॉल्यूट है
वो अपनी सॉल्युबिलिटी एक्सीड कर देता है। सॉल्युबिलिटी एक्सीड कर देता है, ये क्या बात कर रहे हो? अगर सॉल्युबिलिटी एक्सीड कर देता है तो फिर उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ये वाली नहीं हुई, फिर तो इसको सैचुरेटेड ही बोलो ना, बस सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा ऊपर कर दो। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा कि 100 ml में 10 ग्राम ये घुलता है, ठीक है, 100 ml में ये 10 ग्राम घुलता है, ये सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब मैं बोल रहा हूं, अच्छा अगर 10.5 ग्राम घुल जाए तो वो सुपर सैचुरेटेड है। तो बात ये हुई कि फिर उसकी सॉल्युबिलिटी को 10.5 ग्राम ही बोलो ना, 10 ग्राम क्यों बोल रहे हो? ये सवाल मन में आता है बच्चों, ठीक है, ये सवाल मन में आता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये एक तरह का मेटास्टेबल स्टेट में है। तो ये परमानेंट नहीं है, दिस इज मेटास्टेबल। थोड़ा मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर तो नहीं बताऊंगा इसका, बट आपको ये समझाता हूं कि कुछ स्पेशल स्टिरर्स आते हैं जिसकी मदद से पानी को अगर बहुत ही केयरफुली या सॉल्वेंट को बहुत ही केयरफुली यूज किया जाए फॉर डिसॉल्विंग द सल्यूट, तो अगर बहुत केयरफुली किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी एक्सीड कर जाए, मतलब 10 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 10.1, 10.2, इस तरह से इतना अमाउंट हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, गोइंग बियॉन्ड द सॉल्युबिलिटी। तो सर ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, मान लिए, तो फिर इसी को बोलो ना सॉल्युबिलिटी। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कि ये मेटास्टेबल है। मेटास्टेबल मतलब ये बहुत स्पेशल कंडीशंस में बनता है, और अगर आप पानी को ऐसे डिस्टर्ब भी कर दो, ऐसे कर दो, पानी डिस्टर्ब कर दो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने बहुत ही मशक्कत से आपने उसको डिसॉल्व किया था, वो फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो मेटास्टेबल स्टेट में है। जी हाँ, ये मतलब होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोस जहां पर लोग ऐसे ऐसे बॉटल से पानी गिराते हैं और जमीन पे ऐसा आइस का ऐसा कुछ बन जाता है, आइस का पिरामिड जैसा बन जाता है, माउंटेन जैसा बन जाता है, व्हाटएवर जो भी कहना है कहो उसको, वो ऐसा बन जाता है। वो कैसे होता है? दैट इज एक्चुअली द फिनोमेना ऑफ सुपर फ्रीजिंग। मतलब वो कर क्या रहे हैं, पानी को बहुत ही कुछ स्पेशल डिवाइसेस के साथ कूल किया जाता है, तो पानी -1 डिग्री सेल्सियस या -0.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और वो पानी ही रहता है, मतलब वो लिक्विड ही रहता है। बीइंग लिक्विड वो अपनी फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सीड कर देता है। ऐसा क्यों कर देता है? इसका कोई खास जवाब नहीं है, बस फिलहाल यही कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है यूजिंग सम स्पेशल टेक्निक्स, लेकिन अगेन वो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कहलाएगी, बिकॉज इट इज ऑल्सो मेटास्टेबल। इसीलिए क्या हो रहा है, जब पानी को पकड़ के ऐसे डाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, तो वो तो मेटास्टेबल है, तो वो तो अपनी फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है, तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, वो आइस बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो ये हुई सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हेन सॉल्यूशन हैज solubility greater than the maximum solubility, but it is in metastable state, बट ये मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा, तो ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो ये रही थोड़ी मोड़ी बात सॉल्यूशंस के बारे में। इसकी और गहराई आप पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर में। उसका भी पूरे लेक्चर बहुत ही क्वालिटी चैप्टर है और बहुत ही क्वालिटी तरीके से आपको पढ़ाया गया है। वो लेक्चर्स भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे हमारे ऐप पर ही, और पूरी तरह से वो लेक्चर्स कंप्लीट हैं, आप वहाँ जाके उसका आनंद ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। Now we will define some concentration terms for you. लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस के बिना अधूरा है।
आप अगर सिर्फ इसके डेफिनेशंस को पढ़ के जाते हैं आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन है यार, क्यों नहीं समझ आएगा, डेफिनेशन तो तुरंत समझ आ जाएगा। बट द मेन थिंग इज हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। शुरुआत में 11th में, और मैं ये बात बता दूं, आप जब 11th पढ़ लेते हैं, जब 12th में आप एंटर करते हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाती हैं, तब आपको बहुत आसान लगेगा अरे यार ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म का ही तो क्वेश्चन है, एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा ये, तब आपको बहुत इजी लगेगा। बट शुरुआत में बच्चों को थोड़ा कष्ट होता है इसमें, बहुत ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने क्यों डिफाइन किया, पहली बात डिफाइन क्यों किया, पर्पस क्या है? पर्पस यही है यार कि कोई सोल्यूशन है, जब लैब में काम कर रहे हैं तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन तो पता होना चाहिए ना, कि अमाउंट कितना है उसमें, किसका अमाउंट कितना है, सल्यूट का अमाउंट कितना है। तो पर्पस यही है, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन। तो यही हमारा पर्पस है, यही पता करना है। इसके लिए आपने एक टर्म पढ़ा होगा, 9th 10th क्लास में रहता है शायद, परसेंटेज, मास परसेंटेज, ऐसा पढ़ा होगा कुछ, कि 30% सॉल्यूट है, 40% सॉल्यूट है, बाकी सॉल्वेंट है, 30% सॉल्यूट है, बाकी सॉल्वेंट है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। हाँ, वो भी एक तरीका है, परसेंटेज भी एक तरीका है, बट कुछ और भी ज़्यादा टेक्निकल तरीके हैं, डेफिनेशंस हैं उससे, जिससे हम कंसंट्रेशंस को डिफाइन करते हैं ऑफ अ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। So let's have a look at those concentration terms. So the very first concentration term that we'll be doing is molarity, denoted by capital M. Second is molality, small m. Then the third one is mole fraction. Mole fraction, that is denoted by psi, x भी बोल सकते हैं, psi. Then मोल फ्रैक्शन के बाद अब यहां आ जाता है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अंदर आ जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और अगर बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो आता है एक पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अब एक और टर्म है, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, बट ये हम कब करेंगे, ये हम करेंगे आफ्टर स्टडिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद करेंगे। तो फिलहाल हम इसको अभी नहीं कर रहे, तो हमारा फोकस आज के लेक्चर में ये होगा कि हम इसको अच्छे से डिफाइन कर दें और इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला अच्छे से समझ लें। So let us do the first concentration term and that is molarity. तो पहली कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो एक्चुअली में ये बताता है कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, गिवन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ध्यान से सुनना, याद करना डेफिनेशन। सर 1 लीटर ही क्यों? अरे स्टैंडर्ड है यार, डेफिनेशन बनाया गया है लैब में, जो हम डील करते हैं चीज़ों के साथ, तो वो जनरली लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, इसी के आसपास होती हैं। तो इसलिए हमने लीटर को स्टैंडर्ड बना के चीज़ों को डिफाइन किया है। तो इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि सर लीटर ही क्यों, सर केजी ही क्यों। वो बहुत सारे काम होते हैं लैब में जो अभी हम नहीं समझ सकते, तो वो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से इन टर्म्स को। ठीक है। सो मोलैरिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution, volume of solution in liters, volume of solution in liters, this is molarity, moles of solute divided by volume of solution in liters.
तो अब एक मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो मोलारिटी है ना, ये इस तरह से बोला जाता है कि यार ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो सोल्यूशन है ये 1m है, ये सोल्यूशन ना 2m है। इससे क्या आप समझ आ रहा है, ऐसे फील क्या आ रहा है? ऐसे ऐसे बॉटल रहेगा, बॉटल में लिखा रहता है 1m 2m। इसका मतलब है कि अगर मैं उस सोल्यूशन का, ध्यान से समझना, अब जरूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन जो आपका है, जो बॉटल में सोल्यूशन है उसका 1 लीटर ही अमाउंट लिया गया है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका 50 ml का सोल्यूशन हो और उसमें लिखा हो 1m, 50 ml का सोल्यूशन हो और उसमें लिखा हो 1m। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को 1 लीटर लेता हूं, अगर मैं इसे 1 लीटर लेता हूं तो इसमें 1 मोल होंगे सॉल्यूट के। अगर मैं इसका 1 मोलर का मतलब ही यही है कि 1 मोल सॉल्यूट का है, किसमें? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अगर मैं 1 लीटर लेता हूं तो 1 मोल है उसमें सॉल्यूट का। सर यहां तो 50 ml ही है। अबे क्या हुआ 50 ml? एक स्टैंडर्ड की तरह डिफाइन कर रहे हैं ना, नहीं तो फिर क्या 25 डेफिनेशन बनाए? इनफाइनाइट डेफिनेशन थोड़ी ना बना देंगे, 50 के लिए डेफिनेशन, 30 के लिए डेफिनेशन, 40 के लिए डेफिनेशन, ये तो बेवकूफ़ी है। तो इस तरह से डेफिनेशन बना हुआ है। तो इससे एक बात और यहां पर क्लियर होती है कि जो मोलारिटी है, ये जो मोलारिटी है, और मोलारिटी क्या सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए ये जो बात है वो वैलिड है कि मोलारिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये क्या होता है? देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब मानो आपके पास ये 50 ml का सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 1m है। अब आपने इसमें से अलग से निकाल लिया एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ 10 ml। कितना निकाल लिया? सिर्फ 10 ml। अगर आपने इसमें से सिर्फ 10 ml निकाला है, ओनली 10 ml, तो क्या होगा? आपने सिर्फ 10 ml निकाला है, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो इसकी भी मोलैरिटी 1m ही होगी। कॉमन सेंस, इसकी भी मोलैरिटी 1m ही होगी। यस। क्यों सर, वॉल्यूम तो कम हो गया? अरे वॉल्यूम नहीं कम हो गया बेटा, ठीक है मानते हैं वॉल्यूम कम हो गया, बट जो आपका मोल्स है वो तो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको ऐसा ही मानना पड़ेगा। कोई ज्यादा कम नहीं है, मोल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब आपने बेटा इसमें से 10 मोल निकाला, या सॉरी 10 ml निकाला, तो मानते हैं आपने वॉल्यूम कम किया। N/V है मोलैरिटी, है ना, मोल्स बाय वॉल्यूम। मानते हैं आपने वॉल्यूम कम किया, लेकिन सेम रेशियो में ये N भी कम हो गया, क्योंकि आपने 10 ml उठाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो गए, तो N भी कम हुआ, V भी कम हुआ, तो रेशियो जो है वो अभी भी उतना ही है। रेशियो अभी भी उतना ही है, एंड फॉर दैट रीजन मोलैरिटी रिमेन्स सेम। तो मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आपको हेल्प करेगा। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन amount of solution taken, it will always be same। ठीक है, यही अगर आपके पास 100 लीटर का भी सोल्यूशन है, उसकी कुछ मोलैरिटी होगी, और अगर आप उसका एक ड्रॉप भी उठाओगे ना, उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप भी लोगे, कोई सिरिंज ले लो, एक ड्रॉप उसमें गिराओ, तो उस एक ड्रॉप की भी मोलैरिटी उतनी ही होगी, बिकॉज वो रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। So this is something about molarity. Now let us define the next concentration term, which is molality. It is denoted by small m, और ये एक्चुअली में सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, और यदि मास के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो फिर आपके पास ये टर्म है मोलैलिटी। ठीक है, तो ये भी आपको फील उसी चीज की दे रहा है कि अमाउंट कितना है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, फील उसी चीज की दे रहा है।
बट थोड़ा तरीका अलग है। यहां पर कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नॉट वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम किसके लिए था, वॉल्यूम था मोलैरिटी के लिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा ध्यान रखना ना यार कि किस तरह से डिफाइन किया गया है इन केजी। तो मास किसका मास, सॉल्वेंट का मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अगर कहीं कह रहा है कोई कि 2m सॉल्यूशन है, इफ देयर इज 2m सॉल्यूशन, तो कैसे सोचोगे इसको सोचोगे कि यदि, अच्छा अब यहां सॉल्वेंट है ना, ध्यान रखना, तो सॉल्यूशन कितना भी हो, आप डिफाइन इसको सॉल्वेंट के लिए कर रहे हो, तो इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में या 1 kg में सॉल्यूट का 2 मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूट का 2 मोल प्रेजेंट है। ये मतलब होता है मोलालिटी का। मास के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। अगेन ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में कुछ और कॉन्क्लूजन्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम थोड़े इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी कोई बहुत कुछ खास बात है नहीं बताने लायक। जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में कुछ और कॉन्क्लूजन्स बताऊंगा। तो क्वेश्चन की लेक्चर को आप ऐसे मत स्किप करना, ठीक है, कि यार ठीक है तो क्वेश्चन ही अपने से बना लेंगे, नहीं, उसमें भी वो उसके थ्रू भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा वो आप देख के ही आगे बढ़ेंगे। So this is also an intensive property. Now let us define the third concentration term, and that is mole fraction. That is mole fraction. ये भी बहुत आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपके पास एक मिक्सचर है या सॉल्यूशन है या गैसेस का मिक्सचर है, कुछ भी है, कोई कंपोनेंट्स हैं जो होमोजीनियसली मिक्स्ड है, सपोज A and B, these are the two substances which are homogeneously mixed. तो अब होमोजीनियसली मिक्स्ड है, मान लो इसका अमाउंट दिया हुआ है, वेट WA is the weight of this which is mixed, and WB is the weight of this which is mixed, and MA is the molecular weight of this, MB is the molecular weight of this. This is MA, the molecular weight of A. This is MB, the molecular weight of B. So easily you can say that moles of A is equals to WA upon MA, and moles of B is equals to WB upon MB. That quite obvious, ऐसा ही होगा। तो आपको A का और B के मोल्स जो हैं वो तो मिल गए, आपको मोल्स मिल गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मोल्स मिल गए। अब बेटा मोल का फ्रैक्शन है ना, मोल का फ्रैक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल का फ्रैक्शन? बहुत आसान सी बात है कि टोटल मोल्स में से ए का कितना मोल है, टोटल मोल्स में से बी का कितना मोल है, यही मतलब हुआ ना मोल फ्रैक्शन का। जी हाँ, तो वही है, परसेंटेज ऑफ मोल्स, ऐसा बोल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिनोटेड बाय साई ए इज ए का कितना मोल है टोटल मोल्स में, Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का कितना मोल है टोटल मोल्स में, Na प्लस Nb। मजा बेटा तब आएगा जब अपन अगली क्लास में इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे, वहां पे थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आपको देंगे जहां पर अपन घुमा फिरा के करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जेईई एडवांस में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिराइव करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हैं, डेंसिटी और इसके बीच का रिलेशन, उसके और उसके बीच का रिलेशन, इसके उधर, बस आप कॉपी भर रहे होंगे और ज़्यादा कुछ खास काम आता नहीं उसका, तो आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग दोज फॉर्मूलाज एंड ऑल, ठीक है। हम थोड़ा दिमाग लगाने पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है नहीं सर उससे थोड़ा जल्दी बन जाता है ना क्वेश्चन, बहुत थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो जहाँ पर ज़रूरत होगी, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यार ऐसा ये करने से थोड़ा जल्दी बन जाता है, वो मैं आपको खुद बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर उस जल्दी के चक्कर में चीज़ें बिगाड़ना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जिस तरह से अप्रोच बता रहा हूँ, आप
फॉलो कर रहे हो अगर तो पूरी तरह से फॉलो करो जैसे बता रहा हूं। बहुत कम समय में आपका इफेक्टिव प्रिपरेशन होगा एंड दिस इज माय एम। मेरा हमेशा यही एम रहा है कि ज़बरदस्ती चीज़ों को खींचना नहीं है, नहीं खींचना है। सीधे जो टॉप के पॉइंट्स हैं, जो एकदम रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट बच्चे को ऐसा फेंक के मारना है, ये ले भाई, ये ले, ये ले, ये ले, ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़। और बच्चे का पूरा जो एनर्जी है ना उसी चीज़ में एकदम चलना चाहिए कि हाँ यार, ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं ये काम की ही चीज़ है। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जैसी चीज़, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब उसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ लिए, उसके सर आज मैं 100 क्वेश्चन कर लिया हूँ। अब 100 क्वेश्चन किया उसने, गलत नहीं बोल रहा है, वो किया है 100 क्वेश्चन, मेहनत किया है, ठीक है मानते हैं, लेकिन वो कोई मेहनत है? करना क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में? पाई बॉन्ड और रिंग गिनना है। वो आप 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी करो तो आपको फील आ जाएगी। 7 थोड़े ढंग के देख लो स्ट्रक्चर, थोड़े टेढ़े मेढ़े इधर उधर, फील आ जाएगी, हो जाएगा। बंद कर भाई, कुछ और पढ़। तो ये चीज़ ही ज़्यादातर बच्चों का जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उसका मुख्य रीज़न ये है। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ऐसे करोड़ों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। आप देखना अपने आमने सामने, जो बच्चे हैं बहुत ऐसा करते रहते हैं। फिर एक ही बुक पकड़ लिए, कोई सस्ती सी किताब आती है जो कोई भी बुक, वो नीट वीट लेवल वाली जहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, उठा के मोल के ही सर 100 क्वेश्चन बना लिया, 100 क्वेश्चन की। तो भाई कोई मतलब नहीं है यार, 15 क्वेश्चन कर ले बस काफ़ी है। मोल जैसे टॉपिक के 15 क्वेश्चन कर काफ़ी है ना, सिर्फ हाथ चलाना सीखना है थोड़ा सा। नहीं सर ज़्यादा क्वेश्चन करते ना तो स्पीड आ जाती है, स्पीड आ जाती है। कोई मतलब नहीं, इसका नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है जेईई एडवांस में। ये वाली स्पीड की, जो स्पीड की आप बात कर रहे हो, ऐसे स्पीड की नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है। या आप मानो ना मानो, एकदम नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस है इस तरह के स्पीड की, कि यार 100 क्वेश्चन बना लूंगा तो स्पीड आ जाएगी। मैं नहीं मानता इसको। साई ए साई बी, उससे ज्यादा अगर आप दूसरे जगह फोकस करेंगे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, ठीक है। ये तो दिख रहा है साई ए साई बी क्या है। मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स का उसका कितना परसेंट मोल है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। और एक बात और दिख रही है कि अगर आप सभी के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि अगर वो 10% है, वो 50% है, तो तीसरा वाला जो होगा वो 40% ही होगा, है ना। बस इतनी सी बात है। दिस इज अवर थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, दैट वाज मोल फ्रैक्शन। नाउ लेट अस डिफाइन द फोर्थ वन। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं, सीधा सीधा, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। थोड़ा सा परसेंटेज कॉम्पोजिशन को लेके कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, बट इसमें भी कोई खास बात है नहीं। देखिए कहीं लिखा हुआ है बेटा x परसेंटेज W/W, तो आप ये समझो ये जो लिखा रहता है ना W/W, ये जो पहला वाला ये जो W है ये सॉल्यूट के लिए है, और ये जो दूसरा वाला W है ये सॉल्यूशन के लिए है। बस आप इतना देखो। और W मतलब वेट की बात हो रही है, तो x% W/W का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके 100 ग्राम में x ग्राम सोल्यूट है। दोनों ही ग्राम और ग्राम बोल रहा हूं, और 100 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि परसेंटेज को डिफाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि x ग्राम्स सॉल्यूट है इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन, ठीक है। x ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। दिस इज द मीनिंग ऑफ W/W। ये जनरली यूज किसी के लिए भी हो सकता है, सॉलिड्स इन लिक्विड्स के लिए भी यूज हो सकता है, लिक्विड्स इन लिक्विड्स के लिए भी यूज हो सकता है, वो किसी के लिए भी सकता है, बट जनरली इसे सॉलिड इन लिक्विड के लिए यूज कर रहे होते हैं अपन। सॉलिड इन लिक्विड के लिए जनरली यूज कर रहे होते हैं, ऑल्दो यूज किसी के लिए भी हो सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं।
फिर आता है दूसरा W/V परसेंटेज, ये भी सॉलिड इन लिक्विड के लिए जनरल यूज होता है, हो किसी के लिए भी सकता है। देखो बेटा, ये फिर W मतलब वेट और ये क्या, वॉल्यूम। तो पहला वाला सॉल्यूट के लिए, दूसरा वाला सॉल्यूशन के लिए। सपोज लिखा हुआ है X परसेंटेज, इसका मतलब X ग्राम्स सॉल्यूट है, X ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पर डेफिनेशन में, डेफिनेशन ही सॉल्यूशन को लेकर बनाया गया है, सॉल्यूशन को लेकर बनाया गया है। देन तीसरा आ जाता है बेटा V/V परसेंटेज, दैट इज X परसेंटेज ऑफ V/V। तो V/V का पर X%, ये अगेन ये जो है ज्यादातर यूज होता है लिक्विड इन लिक्विड के लिए मोस्टली, ठीक है, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम। तो सॉलिड जब आप डाल रहे हो तो आपको खुद ही लग रहा है सॉलिड का क्या ही वॉल्यूम यार, लिक्विड के रिस्पेक्ट में। जब सोल्यूशन में आप सॉलिड डाल रहे हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या ही वॉल्यूम है ना। तो थोड़ा सा इनसेंसिबल लगता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं V/V की। हाँ, बोलने के लिए यूज आप कर सकते हो, बट इट इज जनरली यूज फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, जनरली यूज्ड फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। ये सब यूज होते हैं, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब है, X ml ऑफ solute is present in 100 ml of solution। यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस करोगे इसके, तो आपको जैसे दिया हुआ है 2% W/W, बस आपको उसी को लेकर यूनिटरी मेथड खींचना है आगे, सब कुछ सॉल्व हो जाता है उससे। थोड़े बहुत और इन्फॉर्मेशन दिए हुए रहेंगे, लेकिन आपको पकड़ना उसी को है, 2% W/W। दैट इज समथिंग विच यू नो अबाउट द सोल्यूशन, वो आपको सोल्यूशन के बारे में पता है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ना। क्योंकि आपको अगर 100 ग्राम में 2 ग्राम है ये पता है, तो 50 ग्राम में कितना है ये भी पता है, 100 ग्राम में कितना है ये भी पता है, 200 ग्राम में कितना है वो भी पता है, बिकॉज है तो होमोजीनियस, है तो इंटेंसिव, वो उसी के हिसाब से आप यूनिटरी मेथड लगाते जाएंगे। तो पूरा फोकस उसी में करना रहता है क्वेश्चन में। कहीं लिखा हुआ है इट इज 2 मोलर सॉल्यूशन हैविंग अ डेंसिटी ऑफ दिस मच, व्हाट विल बी द मोलैलिटी, तो आपको उस 2 मोलर को पकड़ना है, उसी से सब कुछ उगलवाएंगे हम। बता भाई 2 मोलर है ना तू, तो चल अपनी मोलैरिटी बता, तू अपनी मोल फ्रैक्शन बता, सब कुछ उसी से आप निकलवा लेंगे, देख लेना, उसको पकड़ के एक्स्ट्रापोलेट करना है। तो ये रही बात आपकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। अब एक और आता है कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज द सिक्स्थ वन आई एम टेकिंग हियर, ppm, which is parts per million, parts per million। देखो इसके जो मैक्सिमम उसका यूज आपको देखने को मिलेगा वो जब आप हार्डनिंग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर पढ़ेंगे, हाँ वो भी मैं मोल कंसेप्ट में ही पढ़ाऊंगा, उन टॉपिक्स में आपको इसको थोड़ा ज़्यादा यूज करते हुए देखेंगे। वो हम मोल कॉन्सेप्ट के एंड में पढ़ेंगे, 2-3 स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, वो हम मोल कॉन्सेप्ट के एंड में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ जहाँ मैंने शुरू में लिस्ट आपको बताई थी, कहाँ गई वो लिस्ट, शुरू में जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी इधर, इसमें कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स भी आएंगे। जैसे नॉर्मेलिटी मैंने बताया आपको, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आप पढ़ेंगे। हो सकता है आप एक और वर्ड सुने कहीं, फॉर्मेलिटी, फालतू है छोड़, ठीक है, फॉर्मेलिटी जबरदस्ती का एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, वो फॉर्मूला मास नहीं था जैसा आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास, तो उसके लिए फॉर्मेलिटी बोल देते, फॉर्मेलिटी बोलो उसको, मोलैरिटी मत बोलो, फॉर्मेलिटी बोलो, फालतू की बात है वो, छोड़ दो उसको, इग्नोर मानना वो वर्ड को। हाँ, नॉर्मेलिटी का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है, तो इसका थोड़ा महत्व है। अच्छा, तो इसमें मैं कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स भी आपको ऐड करेंगे। स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे ओलियम है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके कंसंट्रेशन को बताने का थोड़ा तरीका अलग होता है, ठीक है, उसमें फ्री SO3 बताया जाता है इन ओलियम। उसके बाद H2O2 एक सोल्यूशन होता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड,
उसमें ना मोलैरिटी मोलैलिटी हाँ निकाली जा सकती है, उसकी भी मोलैरिटी मोलैलिटी निकाली जा सकती है, बट मार्केट में कुछ अलग तरीका चलता है उसके लिए, कुछ अलग तरीका। उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बोलते हैं उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है भाई, हाँ 10V है, अच्छा ठीक है ले आ, तो 10V का कुछ मतलब होगा। वो क्या मतलब होता है, वो स्पेशली डिफाइंड किसके लिए है, वो स्पेशली डिफाइंड H2O2 के लिए है। कैसे डिफाइंड है आगे चल के पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री पढ़ने के बाद ही समझा पाऊंगा उसको, इसलिए थोड़ा अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर के लास्ट क्लास लेक्चर्स में हम इसको करेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ 2-3 स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम आगे चल के करेंगे। ओके, सो दिस इज पीपीएम। नाउ पीपीएम का क्या पर्पस है, तो पीपीएम जो है ना बेटा, ये एक्चुअली में उनके लिए यूज हो रहा है, जैसे मान लो कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें बतानी है, बट जब हम उसकी मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब 0.00001 मोलैरिटी, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है। तो इजंट इट इनकन्वीनियंट? यस, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ, और फिर मैं बोलूँ इसका डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर्स में बता रहा हूँ, तो काफ़ी इनकन्वीनियंट सा फील आता है यार, ये किलोमीटर में क्यों बता रहे हो यार, सेंटीमीटर मिलीमीटर में बता दो, थोड़ा नंबर जो होगा वो यूजफुल टाइप लगेगा, थोड़ा यूज़ करने लायक लगेगा, कन्वीनियंट लगेगा। तो वैसा ही कुछ पीपीएम है। कुछ अगर ऐसे सॉल्यूशंस आपके पास हैं, कंसेप्ट को समझना, कुछ ऐसा सॉल्यूशन अगर आपके पास है जो कि बहुत डाइल्यूट है, एक्सट्रीमली डाइल्यूट है, उसकी मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब 0.0000 समथिंग कुछ नंबर आ रहा है, बहुत ही छोटू छोटू सा नंबर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं यार इनके लिए कुछ नया जुगाड़ देखना पड़ेगा, चलो एक कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करो, और वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब कि यार इतने में, सुनना ध्यान से, 10 ग्राम में अगर 0.1 मिलीग्राम है सॉल्यूट का, या 100 ग्राम है, मान लो ये पानी का 100 ग्राम है, इसमें 0.1 मिलीग्राम है सॉल्यूट का, तो मोलैरिटी तो बहुत कम आएगी। तो क्या कर लिया जाता है कि अच्छा अगर 100 ग्राम में 0.1 मिलीग्राम है तो मिलियन ग्राम में कितना होगा, मिलियन ग्राम में कितना होगा, समझ पा रहे हो? तो इससे क्या होगा, वो जो 0.01 मिलीग्राम लग रहा था सुनने में बहुत ही अजीब सा छोटा सा नंबर, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसा वैल्यू आ जाएगा 32, 44, 45, क्योंकि आप अब मिलियन ग्राम के लिए उसको एक्सट्रापोलेट कर रहे हो। सो यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ पीपीएम। बहुत ही आसान साधारण सा लेक्चर है जिसमें बहुत ही बेसिक बेसिक आपको टर्मिनोलॉजीज बताई जा रही हैं, लेकिन हाँ अगर आपका ये सब कंसेप्ट हिलने पाया, अगर आपको ये सब में क्लैरिटी नहीं है, मोल में नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म्स में नहीं है, स्टोइकियोमेट्री में नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट्स वगैरह आपको नहीं समझ आते, कब क्या हो जाता है, प्रोडक्ट की यील्ड कैसे निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, ये सब और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ये जो फ्री SO3 वगैरह जो स्पेशल बताए, ये उतना इफेक्ट नहीं करेंगे आपकी प्रिपरेशन को, लेकिन ये जो मैंने भी गिन के 4-5 बताए ना, अगर ये हिल गया तो पूरी केमिस्ट्री, जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है, 1-2 साल आपकी हिली हुई रहेगी और सुधर कभी नहीं पाएगी। तो जड़ यही है भाई, इसको अच्छे से सीख लो। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाएं दूसरे लेक्चर्स हमारे परचेज करें और उसको करें, उससे अच्छा कुछ नहीं। हाँ, कुछ अभी असाइनमेंट्स डालने बचे हुए हैं दूसरे लेक्चर्स में, वो भी आपको सून उसमें अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप पहले थ्योरी तो खत्म करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज भी आने वाली है अपनी, कोई टेंशन नहीं। तो पीपीएम को क्या होता है वो मैंने बता दिया, डिफाइन कर लो, लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक? इट इज डिफाइंड एज, बता दिया मैंने, इट इज डिनोटेड बाय पीपीएम, एंड फॉर्मूला आप बोल सकते हो, आप देख लो, मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का क्या मास है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, ये तो आप यूनिट मास में बता रहे हो, तो मिलियन मास में कितना होगा, तो 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट
द टोटल मास ऑफ सल्यूट। इसको हम थोड़ा, इसका एप्लीकेशन ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ रहे होंगे उस केस में। नाउ लेट अस डू सम सिंपल इलस्ट्रेशंस। आज की क्लास में थोड़े बहुत लेते हैं बेसिक इलस्ट्रेशंस, एंड अगली क्लास भी इलस्ट्रेशंस पर ही रहेगी, सम बेसिक इलस्ट्रेशंस। So let us take the very first question, and it is something like, चलो ऐसा ले, सपोज करो 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन, ये तो एकदम सीधा फॉर्मूला पटकना है इसमें, डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 250 ml सोल्यूशन में 4 ग्राम NaOH का अगर डिजॉल्व है, देन आपको बतानी है कि इसकी मोलैरिटी क्या है, इसकी मोलैरिटी क्या है, ठीक है। दूसरी बात आपको बतानी है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH ये बताना है। हाँ, ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन है, और ना सॉल्यूशन की डेंसिटी भी थोड़ी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये मानो, density of solution suppose it is given as 1.1 gram per ml, this is the density of solution given। mole fraction of NaOH बताना है। तीसरा आपको मोलालिटी भी बताना है। अभी मुझे कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा अप्रोच से मतलब है, ठीक। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं बस आपको दे दूंगा फाइनल बना के कैलकुलेशन कर। तो मोलारिटी निकालने के लिए देखो, टारगेट समझो कि क्या है, आपको निकालना क्या है। तो पहले यदि आपको मोलैरिटी निकालना है तो पहले बिल्कुल आप इसका डेफिनेशन बोलो। फिर से लिख रहा हूं डेफिनेशन, क्या था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये है मोलैरिटी। तो यहाँ तो बहुत आसानी से दिया हुआ है, 4 ग्राम NaOH मतलब 0.1 मोल हो गया, मोलर मास से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 250 ml विच इज 1/4 ऑफ अ लीटर। तो 1/4 लीटर में चाहिए होता है, डिफाइंड इस तरह से। तो ये बेटा आ गया तुम्हारा 0.4 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी आ गया। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, अब ये बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या करेंगे इसमें। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन के लिए फिर से वही बात, चाहिए क्या, क्या चाहिए वो देखो। तो अगर बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH चाहिए तो आपको चाहिए होगा मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही चाहिए होगा। अब ये बात तो ठीक है कि मोल्स ऑफ NaOH तो आपको पता है 0.1 है, आपको पता है 0.1 है मोल्स ऑफ NaOH, बट मोल्स ऑफ वाटर क्या है, मोल्स ऑफ वाटर क्या है, तो उसके लिए तो सर वाटर की मास चाहिए। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है, और वो भी किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हाँ, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से हम मास निकाल लेंगे। जो मास हम निकालेंगे वो किसका मास होगा, सॉल्वेंट का होगा, सोल्यूट का होगा, नहीं किसी का नहीं होगा, वो सोल्यूशन का होगा, क्योंकि आप डेंसिटी सोल्यूशन की लिख रहे हो, वॉल्यूम सोल्यूशन की लिख रहे हो, तो जो मास आएगा वो भी सोल्यूशन का मास आएगा। तो अगर मुझे सोल्यूशन का मास मिल गया, अच्छा सोल्यूशन में तो दो चीजें हैं, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, और अगर सोल्यूशन का मास मुझे मिल गया और मुझे सोल्यूट का मास पता है, मुझे सोल्यूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास भी मुझे पता चल जाएगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। yes, this should be the approach while solving, and let us do it like this कि आपके पास NaOH है 0.1 अपॉन इसके मोल्स है 0.1 प्लस। अब हमारा जो एम है वो है मोल्स ऑफ वाटर निकालने का। देखो, हो सकता है कि यहाँ पे ये बहुत नेग्लिजिबल आ जाए, चेंज नेग्लिजिबल हो, अरे सर क्या ही फर्क पड़ता है 4 ग्राम से, हाँ हो सकता है कभी कभी बहुत ही क्लोज वैल्यू आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने फिर से अभी वही मैं कह रहा हूँ, अभी मेरा मतलब आपसे वैल्यूज से नहीं है, थोड़ा अप्रोच बताने से है सिर्फ, कि कैसे अप्रोच करना होता है, ठीक है। वैल्यूज आप खुद से देख लीजिएगा क्या आ रहा है। तो देखो मोल्स ऑफ वाटर, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे,
तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है इसके लिए मैं करूंगा वॉल्यूम दैट इज 250 ml मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी दैट इज 1.1 ग्राम पर ml। तो ये मेरा आ रहा है 250 इंटू 1.1, आई गेस इट इज 275 ग्राम्स। तो ये बेटा आ गया सॉल्यूशन का मास। अब इस मास में मैं माइनस करूंगा सल्यूट का मास। हाँ, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा बट स्टिल ठीक है, करते हैं, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं। तो 275 minus 4, so that will be 271 grams will be the mass of, this will be the mass of solvent। ये सॉल्वेंट का मास है, दैट इज वाटर का मास है। अब आप इससे मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के, दैट इज 271/18 मोलर मास ऑफ वाटर, और यहाँ पुट कर सकते हैं 271/18। हाँ, मैं मानता हूं ये वैल्यू जो होगी इसमें आप इसको नेग्लेक्ट भी कर देते ना, क्योंकि ये वेरी डाइल्यूट दिख रहा है। देखो दिस सीम्स टू बी वेरी डाइल्यूट। तो अगर आप चाहें तो इसकी मोल फ्रैक्शन आप इसे इग्नोर करके भी निकाल सकते हैं, एरर बहुत कम आएगा। इट कैन बी इग्नोर्ड बट फॉर नाउ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा नंबर है और ये 0.1 है। सर तो कब पता चलेगा कि इग्नोर करना है कब नहीं करना है? तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन वाला फंडा है ना, ये मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आयनिक तो पूरा ऑल अबाउट अप्रॉक्सीमेशन है, बट यहाँ भी मैं आपको बता दूं, अगर एरर जो है वो 2% 3% आ रहा है तो चलता है, ठीक है। 1% 2% 3% तक एरर है, चलता है। बहुत जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ 0.1, तो 1 और 0.1 को आप इग्नोर नहीं करना। हाँ, 10 और 0.1 लिखा हुआ है कैन बी इग्नोर, ये तो खैर बहुत ही बड़ी वैल्यू है, 10 से भी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। तो ये हुआ बेटा आपका मोल फ्रैक्शन। फिर आता है मोलालिटी। अब मोलालिटी में भी नथिंग न्यू, क्योंकि काम तो हो ही गया ना। आपको चाहिए क्या था, इसमें चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलालिटी भी मैं यही बता देता हूँ। मोलालिटी के लिए आप क्या करेंगे, सो मोलालिटी के लिए आप मोल्स लिखेंगे, तो मोल्स बेटा उतना ही है 0.1 मोल्स, लेकिन यहाँ जो मास है वो है 271। सॉल्वेंट का मास चाहिए, हाँ 1000 से डिवाइड कर दीजिए बिकॉज आपको केजी में चाहिए होता है। सो दिस विल बी द मोलालिटी। और अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आप पाएंगे कि सिंस ये बहुत डाइल्यूट है सोल्यूशन, सिंस ये डाइल्यूट है सोल्यूशन, तो आप ये पाएंगे कि मोलारिटी और मोलालिटी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों रफली जो रहेंगे ना वो लगभग आसपास की वैल्यूज रहेंगी, बट स्टिल ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको समझ एक डेवलप हो गई है रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स कि ये होते क्या है। एंड इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर्स दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगला लेक्चर होगा जिसमें हम करेंगे ओनली क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग ओनली क्वेश्चंस ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद स्टोइक्योमेट्री भी पढ़ लीजिए एक बार मेरे से ही। उसके बाद आपके लिए लगभग सभी चैप्टर्स के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। आप फिर उसके बाद कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पकड़िए, पढ़िए, मजा आएगा, आपको समझ आएगा। और जी हाँ, मेरे ही पढ़िए, ज़्यादा मजा आएगा। बिल्कुल मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, कोई घुमा के बातें नहीं करता। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़िए, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। टिल देन अच्छे से नोट्स बनाएं और आपको ऐप में जो PDF मिलेगी उसके क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।